हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री क्लास। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से जो है गोलमेज सम्मेलन, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें चीज़ों को थोपने का प्रयास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और उसी सम्मेलन में, उसी गोलमेज सम्मेलन में जो 1935 का अधिनियम है उसका एक ड्राफ्ट वहाँ रखा गया था और उसके बाद में जो अधिनियम बन कर के आया उसी के आधार पर उसको बनाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो। और क्योंकि जो आपका अभी वर्तमान में संविधान है ना, इसके निर्माण का एक मौलिक आधार जो प्राप्त होता है वो 1935 के अधिनियम से प्राप्त होता है। तो हम इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, मेंस और इंटरव्यू दोनों। इसके अलावा प्री में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग अभी एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल द प्रेस आइकन, क्योंकि ऐसा करने से आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे टाइम टू टाइम। और यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी एकदम फ्री कराई जाती है, कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जाता है। साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, तो हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान थे और क्या इसका इम्पैक्ट आगे होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं भारत के वर्तमान संविधान निर्माण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत शासन अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। ये बात नोट डाउन करने वाली है क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। 321 धाराएं थी। धारा का मतलब होता है इंग्लिश में आर्टिकल, और इसमें 10 अनुसूचियां थी, यानी कि 10 शेड्यूल में 321 आर्टिकल थे। इसको ऐसे आप समझिए कि शेड्यूल की संख्या कितनी है, 10, और इनमें जो आर्टिकल है उनकी संख्या कितनी है, 321 है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप नहीं भूलेंगे। तो ये डेटा आपको याद रखना है, हो सकता है वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। भारत शासन अधिनियम 1935 ये क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता एवं इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। जो बात रैमचे मैकडोनाल्ड पहले गोलमेज सम्मेलन से बोल रहा था, आखिरकार अंग्रेजों ने इस अधिनियम के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसको ऐसे समझिए जैसे अभी वर्तमान में एक भारत संघ है जिसको आप केंद्र सरकार कहते हैं, और केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट की भी सरकारें हैं, जैसे आपका यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो ये अलग अलग जो स्टेट हैं ये उसके साथ एक यूनिट की तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि उससे विमुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जो आपका 1935 का अधिनियम था उसमें यह अवधारणा किया गया कि भारत एक संघ होगा और जितने प्रिंसली स्टेट हैं, क्योंकि उस वक्त क्या थे, प्रिंसली स्टेट भी थे, रियासत थे। अभी वर्तमान में तो रियासत नहीं है, राज्य दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पूर्ण राज्य और या तो केंद्र शासित प्रदेश। उस वक्त क्या था कि दो प्रकार के राज्य होते थे, एक तो ब्रिटिश शासित राज्य और दूसरे प्रिंसली स्टेट। तो इन सबको एक इकाई माना गया। इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको आप ध्यान देंगे। भारत परिषद अधिनियम जो कि 1858 में, यानी कि 57 की क्रांति के बाद जब महारानी को सत्ता सौंपी गई और उसके बाद में भारत परिषद का एक गठन किया गया था, जो कि इंग्लैंड का एक मंत्री होता था और वो भारत के कार्यक्रमों को देखता था, यानी कि सुप्रीम लीडर होता था भारत को चलाने का। उस पद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की एक सभा मिल गई, ठीक है ना। इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश संसद की अनुमति अनिवार्य थी। वर्मा को अलग कर दिया गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मा यानी कि म्यांमार। तो 1935 के अधिनियम के बाद में वर्मा को यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। अब यहीं से आप देख पाएंगे कि जो अंग्रेज हैं उनको लग रहा था कि बहुत लंबे समय तक भारत में टिकना मुश्किल है, इसलिए वो धीरे धीरे भारत के जो है खंड करने का प्रयास करने लगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति। सोचो कि अभी अगर बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान
और ये जो पूरा बहुत सारे इलाके जो चाइना के कब्जे में भी हैं, अगर ये सब मिला करके इंडिया एक होता तो क्या औकात थी आज चाइना की और क्या औकात होती है अमेरिका और रसिया की, क्यों भारत को आंख दिखा पाते। लेकिन अभी क्या है कि अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनको बांटते हुए चले गए। तो 1935 के अधिनियम में उन्होंने बर्मा को भारत से अलग कर दिया, नहीं तो वो भी भारत का हिस्सा होता। इसके बाद में भारतीय जो है स्वाधीनता अधिनियम 1947 आया और देखेंगे कि इसमें 11 राज्यों में 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। उस वक्त 11 राज्य थे, कितने 11 राज्य थे और इनमें से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, विधानसभा और विधान परिषद। अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने 6 से 7 स्टेट होंगे जहाँ पर द्विसदन होंगे। द्विसदन का मतलब कि विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। आपकी यूपी में है, ठीक है ना। और अभी पश्चिम बंगाल मांग कर रहा है, उसने अपना एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जब केंद्र सरकार उस पर अपनी अनुमति दे देगी तो उसके बाद में वहाँ हो सकता है। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे, तो ये अलग अलग प्रांत बन करके सामने आए थे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। परिणामतः संघीय विषयों में स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना जरूरी हो गया, आवश्यकता इसकी पड़ गई। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। अब और क्या है इसमें, इसने मताधिकार का विस्तार किया। 1935 के अधिनियम में मताधिकार का जो है विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो इक्वलिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग कितने जाहिल थे कि मात्र 1935 में मात्र 10% ऐसे लोग इंडिया के थे जो कि वोटिंग करते थे। इसका मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उस पर बहुत कम लोगों का, चंद लोगों का वहाँ तक पहुँच था और वही अपना जो है सिक्का चलाते थे। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा बांटने का काम जो है अंग्रेज़ों ने किया। कैसे, अभी उन्होंने दलितों के लिए एक अलग से बना दिया इलेक्टोरल की दलित को वोट डालेगा उसका नेता वो जो है दलित के द्वारा ही चुन करके जाएगा। महिलाओं को भी अलग से इलेक्टोरल दे दिया, मजदूर वर्ग को अलग से इलेक्टोरल दिया। तो कुल मिला करके अब ये इस लेवल पर बांटने को उतारू हो गए थे। हिंदू मुस्लिम बांटा, सवर्ण को दलित से बांटा और उसके बाद में महिला पुरुष को भी बांट दिया और मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में भी विरोधाभास खड़ा करने के लिए मजदूर वर्ग को भी अलग से इलेक्टोरल देने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम से होती है, लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है तो 1949 में पुनः इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी कि भारतीय संघ का इसको हिस्सा बना लिया जाता है। तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई 1935 अधिनियम के द्वारा। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी जिसकी तैयारी करते हैं बहुत सारे लोग आप सब करते होंगे, या जितने भी स्टेट पीएससी हैं इन सब की भी स्थापना हुई 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा की भी स्थापना की गई, यानी कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आयोग हो सकता है, इसकी भी स्थापना की गई। तो ये सारे डेवलपमेंट हुए 1935 के अधिनियम में। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आरबीआई, दूसरा यूपीएससी और सारी जो है स्टेट पीएससी यानी कि प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन, उनकी स्थापना, और इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना। ये जो है महत्वपूर्ण हाईलाइट हैं जिनको इस अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। इसने केंद्र और इकाइयों यानी कि राज्य और रियासतों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, ठीक है ना। तो 1935 के अधिनियम में पहली बार सूचियों का जिक्र किया गया। सूची का मतलब कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। अभी आप देखते हैं कि राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है और जो है केंद्र सूची है। तो अलग अलग राज्यों को जो है राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार केंद्र सूची पर कानून बनाती है और समवर्ती पर दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके से सूची की सबसे पहली जो बात होती है वो 1935 के अधिनियम में होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वायसराय के पास थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होता है, किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, या यूँ कहें तो संसद के पास होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। और उस समय क्या था, उसके माध्यम से वायसराय उन विषयों पर निर्णय ले सकता था जो कि किसी भी कानून में सूचित नहीं है। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रख करके स्वायत्त तरीके से शासन करने का अधिकार दे दिया, यानी कि थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। राज्यों को अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दे दी जाती है, लेकिन वो नाम मात्र केवल कागजी होता है। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करने अनिवार्य कर दिया गया और यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। ठीक है ना। तो ये अधिनियम कई तरीके से एक माइलस्टोन साबित हुआ किसके लिए, भारतीय संविधान के लिए, जो कि आपको 1947 के बाद में, देश की आज़ादी के बाद में 1950 में लागू होता है। तो इसके लिए एक माइलस्टोन का काम किया किसने, इस अधिनियम ने। और ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे, तो निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल आपसे एक आध सवाल पूछे ही जाएंगे। तो आपको अगर एक बार में ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।